सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड उससे भी ज़्यादा अच्छी आपकी नीट प्रिपरेशन होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज हमारी 3rd क्लास है और आज भी हम एटम या परमाणु के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में था। ठीक है, उससे पहले 1st क्लास में एक स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूजन था, एक डाउट था, तो पहले वो डाउट देख लेते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम थी, क्या डाउट था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि जो इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा है, सबसे पहले हमने क्या किया, आइंस्टीन की इक्वेशन लिखी E = mc², जहां E क्या है, रेस्ट मास एनर्जी, विराम द्रव्यमान ऊर्जा है। ठीक है, विराम द्रव्यमान ऊर्जा E = mc² है, जहां E क्या है, विराम द्रव्यमान ऊर्जा किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और जो M है, M क्या है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है। M लिख लेते हैं, जहां M क्या है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान है। और जहां C है, प्रकाश का वेग। ठीक है, और अब हम यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के विराम द्रव्यमान, इसकी वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के विराम द्रव्यमान की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 9.1 × 10⁻31। ठीक है, इन केजीस। केजीस में हम ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये वैल्यू हमें m की जगह रखनी है। उसके बाद में जो c की वैल्यू है हम जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 9 × 10⁻16। तो इसके बाद में ये वैल्यू, यहां तक हमें अच्छे से क्लियर हुआ। हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन के विराम द्रव्यमान की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमने पहले इलेक्ट्रॉन के विराम द्रव्यमान का मान रखा है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रकाश के वेग को हमने दुगना करके लिखा है, उसका स्क्वायर करके लिखा है। फिर हमें इन दोनों का जब हम इंटू करते हैं, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें 81.9 ये वैल्यू मिलती है। ठीक, इसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 9.1 × 9 करेंगे तो कितना आएगा, 81.9। और इसके बाद 10⁻−31, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻16 से तो हमें मिलेगा 10⁻−15। और ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। इसके बाद इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो हम लिखेंगे 8.2 × 10⁻−14। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमें मिली है 8.2 × 10⁻−14, इसे हम ऊपर नीचे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ऊपर भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नीचे भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार डिवाइड कर रहे हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो साइड में हम लिख लेते हैं कि, साइड में नहीं, यहीं लिख लेते हैं, बाद में शायद किसी और को डाउट हो। इससे पहले हम 8.2 × 10⁻−14, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू लिख लेंगे। वैल्यू क्या थी, 8.2 × 10⁻−14। अब इसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19 कूलम्स में। तो ये वैल्यू भी रख लेते हैं हम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻−19। अब ये वैल्यू, इस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। अब आपको वैल्यू पता लग गई है तो हम वैल्यू भी यहाँ रख देंगे। कितनी वैल्यू होगी, 1.6
6 इंटू 10⁻⁻⁻19, ठीक है। और जब आप डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है 5.1 इंटू 10⁻⁻5। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और हमें इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁶ से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये जो वैल्यू हमें मिली है 5.1 इंटू 10⁵, इसे हम 10⁶ से ऊपर और 10⁶ से नीचे, तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई वाला 10⁶ है वो तो मेगा में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पीछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना हुआ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद जो नीचे का 10⁶ है वो डिवाइड हो जाएगा। तो 10⁵ से 10⁶ कैंसिल हो जाएगा, जिसके बाद हमें वैल्यू मिलेगी E की 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। जिस भी स्टूडेंट को ये डाउट था वो डाउट अब क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कल की क्लास की। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने स्टार्टिंग में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, और उसके बाद हमने नाभिकीय बलों के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हमने जाना था कि ये प्रबलतम बल है, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रबलतम बलों में से ये एक है। ये ईएम फोर्सेस से ज़्यादा होते हैं, विद्युत चुंबकीय बलों से ज़्यादा होते हैं, है ना। ईएम फोर्सेस मतलब विद्युत चुंबकीय बल, और ये वीक फोर्सेस से ज़्यादा होते हैं, और ये गुरुत्वीय बलों से भी ज़्यादा होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्सेस से भी ज़्यादा होते हैं। और नाभिकीय बल शॉर्ट रेंज होते हैं, ये लघुपरासी होते हैं, ये नॉन सेंट्रल होते हैं, अकेंद्रीय होते हैं, और मेसोन द्वारा मीडिएट भी किए जाते हैं। इसके बाद ये सैचुरेशन दर्शाते हैं नेचर में। सैचुरेशन मतलब ये अपने सबसे पास के जो न्यूक्लियॉन्स है, अपने पास के, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, तो उसी पर ही नाभिकीय बल लगाता है, ना कि दूर के न्यूक्लियॉन पर लगाता है। उसके बाद ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, चार्ज पर निर्भरता नहीं होती। अगर चार्ज पर निर्भरता होती तो ये न्यूट्रॉन पर बल नहीं लगाते, क्योंकि न्यूट्रॉन तो हम जानते हैं न्यूट्रल होता है, अर्थात ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। कौन? न्यूक्लियर फोर्सेस, नाभिकीय बल। इसके बाद हमने क्या देखा कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो स्पिन पर निर्भरता दर्शाते हैं। जो प्रोटॉन की स्पिन है, न्यूट्रॉन की स्पिन है, हम जानते हैं +½ और -½ पार्टिकल्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, तो वो स्पिन पर निर्भरता दर्शाते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बलों के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जाना कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है इनकी रेंज होती है 10⁻⁻15, और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं इनकी रेंज होती है 10⁻⁻16। इसके बाद हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव नेचर के होते हैं, प्रतिकर्षी प्रतिकारक नेचर के होते हैं। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल किए थे, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे नाभिकीय बलों को लेकर। तो आज भी हम यही करने वाले हैं, नाभिकीय बलों को लेकर कुछ क्वेश्चन हैं तो उनके आंसर हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? ये नीट 1990 में आ रखा है, और ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? नाभिकीय बलों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो जो ऑप्शन ए है वो है, ये दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। अब हमने देखा कि जो नाभिकीय बल है वो दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करते हैं। दूरी का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है? जैसे हम समझते हैं कि दूरी का व्युत्क्रम वर्ग नियम F = K Q1 Q2 और R² से हम समझ सकते हैं, जहां K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R² के। जैसे जैसे हम
आर स्क्वायर का मान बढ़ाएंगे, आर का मान जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे एफ का मान कम होगा। एफ का मान, एफ की वैल्यू कम होगी क्योंकि हम जानते हैं जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, हर की वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, हर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो जो वैल्यू है, जो मेन वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जो एफ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, वो वैल्यू हमें छोटी से छोटी प्राप्त होगी। और जैसे जैसे आर की वैल्यू कम करेंगे वैसे वैसे एफ की वैल्यू बढ़ने वाली है। चलिए, इतना भी हमें क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो नाभिकीय बल है ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसे जैसे हम आर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं, दूरी के बढ़ने के साथ ही नाभिकीय बल कम होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? क्योंकि जो नाभिकीय बल है वो शॉर्ट रेंज होते हैं, ये लघु परासी होते हैं। ये एक बहुत ही छोटी रेंज, एक बहुत ही लघु परास जो कि फर्मी रेंज की होती है, 1 फर्मी से 1.5 फर्मी तक होती है, उस परास में ये कार्यरत होते हैं। अर्थात ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करते हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन है, ये दूरी के व्युत्क्रम घन नियम का पालन करते हैं। जब व्युत्क्रम वर्ग नियम का ही पालन नहीं करे तो घन नियम का पालन कैसे करेंगे? जैसे f इज एंटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जब आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह अगर आर क्यूब हो जाता, अगर आर का क्यूब हो जाए तो वैल्यू और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जो हर में वैल्यू है उसे हम बढ़ाएंगे तो जो f की वैल्यू है वो कम होने वाली है ऑब्वियसली। तो इस वजह से ये जो बी ऑप्शन है ये भी गलत है। इतना समझ पा रहे हैं हम। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है कि न्यूक्लियर फोर्सेस है वो लघु परासी होते हैं। ये तो हमने प्रॉपर्टीज में ही पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो शॉर्ट रेंज होते हैं, लघु परासी होते हैं। इनकी रेंज कहां तक होती है? 1 फर्मी से 1.5 फर्मी तक होती है। अर्थात ये शॉर्ट रेंज तो होते हैं। मतलब हमारा ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट है। बाकी ऊपर वाले तो 2 गलत ही थे। हमने देखा कि व्युत्क्रम वर्ग नियम व्युत्क्रम घन नियम का पालन नहीं करता। लघु परासी आपको समझ आया ना कि लघु परासी क्यों है? ये जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर ही तो लगते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये लास्ट ऑप्शन है कि ये विद्युत चुंबकीय बलों से समानता दर्शाते हैं। जो ईएम फोर्सेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है, उनसे समानता दर्शाते हैं। अब समानता कैसे दर्शा सकते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि जो नाभिकीय बल है वो प्रबलतम बल है। प्रबलतम बल है। अगर हम नाभिकीय बलों को हम 1 माने, 1 के बराबर माने, तो जो ईएम फोर्सेस है, जो विद्युत चुंबकीय बल है वो 10 की घात -2 होंगे। किसके कंपैरिजन में? नाभिकीय बलों की कंपैरिजन में। और जो वीक फोर्सेस हैं वो होंगे 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर -14। और इसके बाद जो ग्रेविटेशन फोर्सेस है, जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल है वो किस रेंज के होते हैं? 10 टू द पावर -39 रेंज के। ठीक है, अर्थात जो नाभिकीय बल है वो ईएम फोर्सेस के समान तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनके बीच जब हम कंपैरिजन करते हैं तो नाभिकीय बल इनसे काफी ज्यादा होते हैं। नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों से काफी ज्यादा होते हैं। और जो विद्युत चुंबकीय बल है वो नाभिकीय बलों से 10 की घात -2 की कंपैरिजन में कम होते हैं। ठीक है, अर्थात जो ये लास्ट ऑप्शन है ये हमारा रॉन्ग है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हम लिख लेते हैं। राइट ऑप्शन हमारा आंसर लिख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, ये लघु परासी है, शॉर्ट रेंज है।
यहाँ भी कर देते हैं, लघुपरासी हैं। नाभिकीय बल शॉर्ट रेंज होते हैं, लघुपरासी होते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नीट 1991 में आ रखा है और ये क्वेश्चन है कि यदि दो प्रोटॉनों के मध्य नाभिकीय बल तथा दो न्यूट्रॉनों के मध्य नाभिकीय बल, दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पी और एन के बीच नाभिकीय बल, जिनके मान है FPP जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल है, FNN जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल है और FPN जो F प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होने वाला है? पहला, जो FPP है, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल है, वो लगभग समान है FNN के। अर्थ जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल है वो समानता किससे दर्शा रहे हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बलों से। इसके बाद में जो नाभिकीय बल है किनके मध्य? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन P और N के बीच जो नाभिकीय बल है वो लगभग समान है। अब हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच जो नाभिकीय बल होते हैं वो एकदम इक्वल होते हैं, एकदम समान होते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? C। उसके अलावा एक बार हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जहां प्रोटॉन प्रोटॉन नॉट इक्वल टू न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। क्यों नहीं इक्वल होंगे? एकदम इक्वल होंगे। जो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों फोर्सेस ही इक्वल होंगे। इसके बाद प्रोटॉन प्रोटॉन नॉट इक्वल टू न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तो ये यही गलत हो गए। तो ऑप्शन A भी रॉन्ग है, B भी रॉन्ग है, C भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है कि FPP अर्थात जो न्यूक्लियर फोर्सेस है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूक्लियर फोर्स है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच और न्यूक्लियर फोर्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, वो तीनों ही इक्वल है, वो तीनों ही इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो चार्ज पे, वो आवेश पे निर्भरता नहीं दर्शाते हैं, वो आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसका हम आंसर लिख लेते हैं कि FPP क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल है, इक्वल टू FNN न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल, FPN जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स है। तीनों इक्वल होंगे। सो राइट ऑप्शन क्या है? C हमारा राइट ऑप्शन है। और क्यों होगा? क्यों होगा? बिकॉज प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्सेस समान होते हैं, इक्वल होते हैं। इतना क्लियर हुआ? इतना हम अच्छे से समझ गए कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच जो भी नाभिकीय बल है एकदम समान होंगे, क्योंकि नाभिकीय बल आवेश पर निर्भरता नहीं दर्शाते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हम आते हैं मास डिफेक्ट पे, द्रव्यमान क्षति पे। तो द्रव्यमान क्षति होती क्या है? तो जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को मिलाकर एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं, और जो नया नाभिक बना है उसका द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमानों के योगों से कम प्राप्त होता है। इसे हम कैसे समझेंगे? पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब हम Z प्रोटॉन्स और A माइनस Z न्यूट्रॉन, अब हम यहाँ न्यूट्रॉन को A माइनस Z क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु क्रमांक को जब घटाते हैं, हम जब A में से Z को घटाते हैं तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त होती है?
न्यूट्रॉनों की हमें वैल्यू प्राप्त होती है। और प्रोटोनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? परमाणु क्रमांक से। तो यहाँ हमने प्रोटोनों को Z से लिया है, तो Z प्रोटोन संख्या हम Z से ही तो निकालते हैं। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। चलिए, उसके बाद में A माइनस जेड न्यूट्रॉन हमने A माइनस जेड क्यों ले हैं? क्योंकि हम जब A माइनस जेड करते हैं तो हमें न्यूट्रॉन संख्या प्राप्त होती है। संख्या वाले नाभिकों का द्रव्यमान MaZ है, तो इनसे हमने जो नया नाभिक बनाया था उसका द्रव्यमान हमने MaZ लिया। तो प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का कुल योग नाभिक के द्रव्यमान MaZ से अधिक होगा। तो जो नाभिक का द्रव्यमान है MaZ वो कम हुआ किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमानों से। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है और जो पूरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास? Z परमाणु क्रमांक के बराबर। और A माइनस जेड क्या है? न्यूट्रॉन्स की संख्या, और उसके साथ हम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिख लेंगे Mn। ठीक है, माइनस हम क्या करते हैं? माइनस A माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो Z मास ऑफ प्रोटॉन माइनस A माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये किससे कम होने वाले हैं? जो ये हमारी वैल्यू है ये किससे अधिक होने वाली है? ये वैल्यू अधिक होगी मास ऑफ न्यूक्लियस से। जो नया न्यूक्लियस बना है, जो नया नाभिक बना है, उसका द्रव्यमान कम होने वाला है प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान से। चलिए, ये चीज हमें क्लियर हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटोनों का कुल द्रव्यमान हमने Mp लिया है। प्रोटोनों का कुल द्रव्यमान हमने कितना लिया है? Mp लिया है। और प्रोटोनों की संख्या ली है हमने Z। प्रोटोनों की कुल संख्या हमने Z ली, क्योंकि Z क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक। जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही प्रोटोनों की संख्या होगी। उसके बाद हमने क्या लिया है? न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान हमने Mn से डिनोट किया है। और न्यूट्रॉनों की संख्या है वो हमने A माइनस जेड से लिखी है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। A माइनस जेड से न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है। तो Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये क्या है? जो प्रोटॉन, कुल प्रोटॉन है किसी नाभिक को बनाने के लिए, और ये क्या है? कुल न्यूट्रॉन नाभिक को बनाने के लिए। और उसके बाद में दोनों को इनके द्रव्यमानों से जब हम गुणा करेंगे और उसके बाद इन्हें जोड़ देंगे तो इनका जो कुल द्रव्यमान है वो हमें ज्यादा मिलेगा। किससे? नए नाभिक के द्रव्यमान से। नया नाभिक कौन सा है? MaZ। इसके द्रव्यमान से ज्यादा मिलने वाला है। ये यहाँ करेक्ट कर देते हैं। यहाँ क्या मिलने वाला है हमें? इसकी वैल्यू ज्यादा मिलने वाली है, ग्रेटर देन होगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि द्रव्यमान क्षति क्या होगी। ये तो हमने देख लिया कि जो नए नाभिक है उसका द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से कम होने वाला है। उसके बाद हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? द्रव्यमान क्षति अर्थात द्रव्यमान में कमी। तो ये द्रव्यमान कम क्यों हो रहा है? द्रव्यमान में कमी क्यों आ रही है? और ये कमी ही द्रव्यमान क्षति होगी। और द्रव्यमान क्षति को हम कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान क्षति मास इफेक्ट को हम लिखेंगे डेल्टा M से। तो डेल्टा M इक्वल टू Z मास ऑफ प्रोटॉन A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस MaZ। अर्थात ये जो वैल्यू थी, इससे हमने जो नए नाभिक का द्रव्यमान मिला है उसको हमने घटा दिया, तब हमें मास इफेक्ट मिल गया। ठीक है, आई गेस आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि द्रव्यमान क्षति को हम कैसे निकालेंगे कि Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन से जब हम घटाएंगे नए नाभिक का जो द्रव्यमान है उसको MaZ को जब घटाएंगे तब हमें द्रव्यमान क्षति प्राप्त होगी। द्रव्यमान में कितनी कमी आई है वो हमें प्राप्त होगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कब आया था? नीट 2001 में।
तो ये क्वेश्चन है कि mn क्या होगा यहाँ, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके बाद में mp मास ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि क्रमशः न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के द्रव्यमानों को व्यक्त करता है। ठीक है, द्रव्यमान होंगे। तो एक नाभिक जिसका द्रव्यमान m है, जिसमें n न्यूट्रॉन तथा z प्रोटॉन है, तो कौन सा संबंध सही होगा। तो हमने क्या किया, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन को हमने किससे लिखा, mp से, मास ऑफ न्यूट्रॉन को हमने लिखा mn से, इन्हें मिलाया। इन्हें मिलाने के बाद हमें कैपिटल M मिला, जो क्या है, नए नाभिक का द्रव्यमान है, ये हमें मिला। तो इनके लिए कौन सा कथन सत्य होगा, इनके लिए कौन सा कथन सत्य है। और इनके बाद हम देखते हैं कि जो कैपिटल N है वो न्यूट्रॉनों की संख्या है तथा कैपिटल Z है वो प्रोटॉनों की संख्या है। तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या भी हमें मिल गई। तो अब हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, अभी हमने पढ़ा कि जब हम न्यूट्रॉनों की संख्या a माइनस z को उनके द्रव्यमान mn से जब मल्टीप्लाई करते हैं और उसे हम जोड़ते हैं किसके साथ, मास ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉनों का द्रव्यमान है, और उससे भी हम इंटू करेंगे किससे, जो प्रोटॉनों की संख्या है z उससे। उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, जब हम उनका योग करेंगे, तो हमें एक नया नाभिक मिलेगा। और यहाँ वो नया नाभिक क्या है, कैपिटल M। और जो कैपिटल M हमें मिलेगा उसका द्रव्यमान इन दोनों से कम होने वाला है, ये हमने अभी पढ़ा था। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो हमें क्या दिया है, स्मॉल mp, कैपिटल mp दिया है, कैपिटल mp लिख लेते हैं, कैपिटल mp मास ऑफ प्रोटॉन। हिंदी में लिखिए क्या, चलो हिंदी में लिखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान, जिसे हमने mp से डिनोट किया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जिसे हमने mn से डिनोट किया है, वो भी लिख लेते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किससे लिखा गया क्वेश्चन में, mn से। और जो प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या है वो हमें कैसे मिली है, z। और न्यूट्रॉनों की संख्या हमें कैसे मिली है, कैपिटल N से। देख लीजिए यहाँ पे, जो प्रोटॉनों की संख्या है वो हमें कैपिटल Z से मिली है, न्यूट्रॉनों की संख्या हमें N से मिली है। तो हमने क्या लिख लिया, जो प्रोटॉनों का द्रव्यमान है वो कैपिटल mp है, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कैपिटल mn है, और जो प्रोटॉनों की कुल संख्या है वो z है, न्यूट्रॉनों की कुल संख्या है वो n है। ये हमने लिख लिया। तो इसके बाद हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है यहाँ, z, और उनका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल mp। इसके बाद में जो न्यूट्रॉन है, कैपिटल N से लिखा है न्यूट्रॉन को, और इनका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल mn। और ये इन वैल्यू को जब हम जोड़ेंगे, इन वैल्यू को जब हम सम करने वाले हैं, तो इसकी वैल्यू बड़ी प्राप्त होगी। किससे बड़ी प्राप्त होगी, जो नया नाभिक बना है, और नया नाभिक हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैपिटल M। तो यहाँ हम कैपिटल M लिखने वाले हैं। तो अब ये रिलेशन कहाँ पे है, पहला रिलेशन हमें मिला है कि M स्मॉल होगा, जो नया नाभिक हमें मिला है वो छोटा होगा, और दोनों के योग से, अर्थात जो दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे उनके द्रव्यमानों का जब योग हुआ उससे नया नाभिक छोटा है। तो ये जो फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट ऑप्शन है, वही करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद में हम जो सेकंड देखते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस, जो नया न्यूक्लियस बना है उसका जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ऐसा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मास डिफेक्ट की वजह से। मास डिफेक्ट होगा, द्रव्यमान क्षति होगी, इसके बाद हम जानते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बी
करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो नए नाभिक का द्रव्यमान है वो ज़्यादा दे रखा है, पर ऐसा नहीं होता, नए नाभिक का द्रव्यमान कम होता है। इसके बाद में नए नाभिक का द्रव्यमान इक्वल होता है प्रोटोनों के और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से। इधर हम n भी लिख लेते हैं, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से। एक मिनट, क्वेश्चन था n था और बीच में पॉजिटिव था, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये भी गलत है, क्योंकि इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना। जो नया नाभिक बनेगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से, तो ऑप्शन सी है, ये भी गलत होने वाला है। और जो ऑप्शन डी है ये तो यही गलत है, क्योंकि इसे न्यूट्रॉनों की संख्या के इक्वल बता रखा है। अर्थात जो सही ऑप्शन हमारा है वो कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, कि जो नए नाभिक का जो द्रव्यमान है वो कम होगा प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कुल योग से। चलिए अब यहाँ हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं और ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम बात करते हैं बंधन ऊर्जा के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है? तो एक नाभिक है, सपोज करिए एक नाभिक है, उसे उसके घटक न्यूक्लियनों में व्यक्त करना है। तो उसके घटक न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक नाभिक को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभक्त करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता हमें होती है, किसी भी नाभिक को हमें ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हमें होगी वही ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाएगी। और इसका हम एक और डेफिनेशन देखते हैं कि जब हम इनफाइनाइट से Z प्रोटॉन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि Z परमाणु क्रमांक है और परमाणु क्रमांक से ही हम प्रोटॉन को दर्शाते हैं। तो अनंत से हम Z प्रोटॉन A माइनस Z न्यूट्रॉन, A माइनस Z क्यों ले रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रॉनों की जो संख्या है उसे हम A माइनस Z से लेते हैं। तो अनंत से Z प्रोटॉन A माइनस Z न्यूट्रॉन को लाकर जब एक नया नाभिक बनाया जाता है जिसका द्रव्यमान MaZ है, तो उस नाभिक को जब हम बनाते हैं तब कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, और जो ऊर्जा मुक्त होती है, जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वही ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो हमने दो डेफिनेशन देखी, जिसमें हम पहले में नाभिक को ब्रेक कर रहे हैं, नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त कर रहे हैं, तब हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है, और जो ऊर्जा हम दे रहे हैं वही बंधन ऊर्जा है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अनंत से प्रोटॉन न्यूट्रॉन लाकर उन्हें जोड़ रहे हैं और हमें ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा निकल रही है। वो निकलने वाली ऊर्जा ही क्या है, बंधन ऊर्जा है। तो बंधन ऊर्जा यहाँ क्या है, बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी, जब किसी नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही बंधन ऊर्जा कहलाती है। किसी नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही बंधन ऊर्जा कहलाती है। उसके बाद यदि Z प्रोटॉन तथा A माइनस Z न्यूट्रॉन को अनंत से लाकर जब MaZ द्रव्यमान का एक नाभिक बनाया जाता है तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं कि जो द्रव्यमान क्षति होती है, मास डिफेक्ट होता है, उसे जब हम प्रकाश के वेग c के स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, तो हमने क्या पढ़ा था, आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़ा था, E इक्वल टू mc²। और द्रव्यमान क्षति डेल्टा m भी तो एक द्रव्यमान ही है, तो m की जगह हम डेल्टा m लिखेंगे और c² का c²। हमने क्या पढ़ा था, आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ी थी जो कि क्या थी, E इक्वल टू mc²। तो यहाँ m की जगह डेल्टा m है, कैपिटल M लिख देते हैं, यहाँ m की जगह डेल्टा m है और c² की जगह तो c² है ही। अर्थात जो बाइंडिंग एनर्जी है उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे, डेल्टा m इंटू c²। अब हम यहाँ डेल्टा m की वैल्यू रख लेते हैं। डेल्टा m क्या था, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या थी, Z मास ऑफ प्रोटॉन
प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें से जब हम घटाएंगे जो नया नाभिक बना है उसको हम घटाएंगे, उसके द्रव्यमान को हम घटाएंगे। नए नाभिक का द्रव्यमान कितना है MaZ, उसे जब हम घटाने वाले हैं तो हमें डेल M प्राप्त होने वाला है जो कि है द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति डेल M की हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं। डेल्टा M की वैल्यू क्या है, क्या थी डेल्टा M की वैल्यू? Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस क्या था MaZ। ठीक है, अब ये वैल्यू हम रख देंगे बाइंडिंग एनर्जी वाले इक्वेशन में और हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। तो जो Be है बाइंडिंग एनर्जी है वो इक्वल टू है Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल MaZ इंटू C²। चलिए अब हमें बाइंडिंग एनर्जी, हमें बंधन ऊर्जा का भी इक्वेशन मिल चुका है कि हम बंधन ऊर्जा किस प्रकार निकालने वाले हैं। बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा M इंटू C²। डेल्टा M क्या है? Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस MaZ इंटू C²। और ये करने के बाद हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। अब हम यहाँ एक नोट लिखने वाले हैं। नोट हम क्या लिखेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी में द्रव्यमान क्षति जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक द्रव्यमान क्षति होगी उतनी ही अधिक बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो द्रव्यमान क्षति क्या है? द्रव्यमान में आई कमी। जो पहले मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन था उन दोनों को जब हमने जोड़ा उसके बाद में जो द्रव्यमान में कमी आई वही तो द्रव्यमान क्षति है। द्रव्यमान क्षति हमने निकाली और जो द्रव्यमान क्षति है उसकी जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे जैसे द्रव्यमान क्षति बढ़ेगी वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। अभी हमने लिखा कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डेल M के इक्वल ही है, C² भी है साथ में बट ये इक्वल भी है ना, तो जैसे जैसे हम बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाएंगे डेल M भी बढ़ेगा, अर्थात वैसे वैसे ही हमें जो न्यूक्लियॉन्स है उन्हें तोड़ने में, जो नाभिक है उससे विभक्त करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, द्रव्यमान क्षति जितनी अधिक होगी बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी ही अधिक होगी, अर्थात डेल M के बढ़ने से न्यूक्लियॉन्स को विभक्त करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, और इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि जब अनंत से Z प्रोटॉन और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स को लाकर जब हमने एक नाभिक बनाया तब भी हमें बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तब भी ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होगी जब हम डेल M का मान ज़्यादा ले रहे हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि जब M की वैल्यू हम एक AMU के इक्वल रखें, जब हम जो द्रव्यमान क्षति है डेल M है उसकी वैल्यू हम 1 AMU के बराबर रखें तो क्या होगा, 1 AMU 1 AMU इंटू C² हो जाएगा। और जिसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट याद की थी कितनी थी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा M की वैल्यू हम 1 AMU की जब इक्वल रखते हैं, 1 AMU की जब हम इक्वल रख रहे हैं तो 1 AMU इंटू C² हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट याद है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने यहाँ स्टार भी लगाया था कि हमें ये वैल्यू बहुत अच्छे से याद करनी है। तो डेल्टा M की वैल्यू हमने जब 1 AMU ली इंटू C² किया तो हमें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुआ। इसके बाद में हम बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन और द्रव्यमान संख्या के बीच हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन होता क्या है। जो B बार है हमारे पास, हम ऊपर ही लिख लेते हैं कि B बार क्या है। B बार है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन है। अर्थात जब बंधन ऊर्जा का हम द्रव्यमान संख्या से भाग देते हैं
तो हमें बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन प्राप्त होती है और हमें बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन और द्रव्यमान संख्या के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। जो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि B बार इस साइड B बार है और B बार में जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये जो B है ये बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या दर्शाएगी? बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी को दर्शाएगी, स्थायित्व को दर्शाएगी, स्थायित्व। ठीक है। और यहाँ पे जैसे जैसे हम द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ाएंगे, जो द्रव्यमान संख्या है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का, जैसे जैसे हम मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही बाइंडिंग एनर्जी का मान भी बढ़ेगा। बाइंडिंग एनर्जी का मान क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन्स का मान बढ़ेगा। ठीक है। और वैल्यू क्यों बढ़ रही है? क्योंकि प्रति न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियॉन्स है यहाँ पे छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स होंगे, हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, लिथियम होगा। अब यहाँ पे ये जो पीक्स मिल रही हैं, ये जो पीक्स मिल रही है हमें ग्राफ में, ये क्या है? तो ये जो पीक है जिसमें अचानक से बाइंडिंग एनर्जी ऊपर जा रही है, ये मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर के इक्वल है। मैजिक नंबर क्या होता है? मैजिक नंबर हम लिख लेते हैं साइड में लिख लेते हैं। मैजिक नंबर जो कि है 2, 8, 20, 28, 50 ETC, और भी है मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर क्या है? मैजिक नंबर वो द्रव्यमान संख्याएं हैं जहां पे सबसे ज्यादा स्थायित्व होगा, जहां पे बाइंडिंग एनर्जी का मान एकदम से ऊपर जाएगा, एकदम से हमें पीक मिलेगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन नहीं हीलियम था, यहाँ पे हीलियम था तो पीक एकदम से ऊपर जाई। उसके बाद में नेक्स्ट पीक यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और इसके बाद जो ग्राफ है आगे एकदम स्थिर होता होता यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे हमें ग्राफ की सबसे हाईएस्ट पीक मिलेगी जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का मान 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो सबसे अधिक है, और जो कि किसका है? Fe का है, आयरन का है। आयरन 56 का सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें मिलेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। और जैसे जैसे हम मान बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे मान कम होते जाएंगे, धीरे धीरे बंधन ऊर्जा में कमी आती जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो 30 है, 30 द्रव्यमान संख्या से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, या नीचे की तरफ बंधन ऊर्जा कम थी, बंधन ऊर्जा कम थी, धीरे धीरे बढ़ी। तो इस साइड क्या दर्शा रहे हैं? ये 30 से इस साइड क्या दर्शा रहे हैं? अनस्टेबल, अनस्टेबल। और इसके बाद जब हम आगे जाते हैं, आगे जाने पर Fe पर हाईएस्ट पीक मिल रही है, Fe पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का मान सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। अब स्टेबिलिटी कहाँ होगी? देखो इनके बीच में जो 30 है, जो 30 है, 30 और 130 के बीच सबसे ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी मिलने वाली है। और इसके बाद अनस्टेबिलिटी वापस स्टार्ट होगी, कहाँ से? 30 के बाद में, 130 के बाद में अनस्टेबिलिटी वापस से स्टार्ट होगी। अर्थात जो 130 द्रव्यमान संख्या है, A है, A इक्वल टू 130 से आगे आगे जैसे हम जाएंगे इस ग्राफ में A 130 है, और इससे आगे जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे ही बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाएगी, अर्थात अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इससे आगे क्या है? अनस्टेबल। तो जो स्टेबिलिटी है, जो स्थायित्व है, स्थायित्व कहाँ पे है? इनके बीच 30 और 130 के बीच स्थायित्व है। तो स्थायित्व प्राप्त कैसे करेंगे? जैसे छोटे न्यूक्लियॉन्स है, जो छोटे न्यूक्लियस है, छोटे नाभिक हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे नाभिक हैं। छोटे नाभिक मतलब हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है। तो एक छोटा नाभिक है, या फिर 2 छोटे नाभिक हम मान लेते हैं, हीलियम
और लिथियम है, तो ये स्टेबल होना चाहेंगे। तो ये स्टेबल कैसे होंगे? दोनों साथ में जुड़कर स्टेबल होंगे। जो दो छोटे नाभिक हैं, हमने माना, पहले हम ये मान लेते हैं कि यहाँ दो छोटे नाभिक हैं, ये दोनों स्टेबल होना चाहते हैं। ये दोनों स्टेबल कैसे होंगे? दोनों जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाएंगे। और सबसे ज्यादा स्टेबल नाभिक, सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस कहाँ होंगे? यहाँ बीच में होंगे, जो कि, एक मिनट अच्छे से सर्कल बना लेते हैं, यहाँ बीच में बना लेते हैं, जो कि होगा Fe का। Fe का जो नाभिक है, Fe का जो न्यूक्लियस है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। हमें दिख रहा है जो हाईएस्ट पीक है वो हमें यहीं पे मिल रही है जहां पे Fe है। इसके बाद जो और बड़े नाभिक हैं, और ज्यादा बड़े नाभिक है, वो भी अनस्टेबल है। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे? जो बड़े नाभिक है वो स्टेबल होने के लिए, वो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएंगे, दो छोटे छोटे नाभिकों में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो छोटे न्यूक्लियस है वो जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाएंगे, यही चाहते हैं ये। और फिर ये स्टेबल हो जाएंगे, एक बड़ा नाभिक बनाएंगे और स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेंगे, स्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे। और जो बड़ा वाला नाभिक है ये टूटेगा दो छोटे नाभिकों में, और फिर ये भी स्टेबल हो जाने वाला है। तो इन्हें हम कुछ नाम दे देते हैं। ये नाभिक था A, B एंड C। तो जो नाभिक A है वो सबसे छोटा है और वो अनस्टेबल भी है। तो नाभिक A स्टेबल होना चाहता है, तो वो अपने जैसा ही एक दूसरा नाभिक ढूंढेगा, उसके साथ जुड़ेगा और उसके बाद में एक नया बड़ा नाभिक बनाएगा जो स्थायित्व की ओर अग्रसर होगा, जो स्थायित्व को प्राप्त करेगा। उसके बाद जो बीच में, जो सेंटर में 30 से 130 के बीच में जो नाभिक है, हम मान लेते हैं कि हम Fe का, आयरन का ही हम नाभिक ले रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। वो स्टेबल है, उसे और स्टेबल होने की क्या जरूरत है? जो अनस्टेबल होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो जो B है, B तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये अपनी जगह ठीक है, एकदम संतुष्ट है अपनी जगह। अब जो C वाला नाभिक है, जो C वाला न्यूक्लियस है, वो भी अनस्टेबल है। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटकर, और ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। अब हम देखते हैं कि जब दो छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। ये जो दो नाभिक जुड़े हैं इसको हम क्या बोलते हैं? संलयन, फ्यूजन। और जो दो छोटे नाभिक बने, एक बड़े नाभिक को तोड़ने के बाद, एक बड़ा नाभिक जब टूट के दो छोटे छोटे स्थायी नाभिकों में बना, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। जुड़ना संलयन और टूटना है विखंडन। तो ये जो टूटे इसे हम बोलेंगे विखंडन, फिजन, न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन। तो दो छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा स्थायी नाभिक बना रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद में जो एक बड़ा अस्थायी नाभिक है वो टूटकर, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए टूटकर दो छोटे नाभिकों में, दो स्थायी नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। नाभिकीय संलयन और विखंडन हमें अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। तो जब किसी नाभिक के न्यूक्लियॉन्स की संख्या A बढ़ा दी जाती है, जब हम A का मान बढ़ा रहे हैं, जब हम न्यूक्लियॉन्स
अर्थात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का मान हम बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ ग्राफ में बढ़ाया था, बढ़ा दी जाती है, तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन जो B बार है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन किस प्रकार चेंज होता है, हमें बताना है कि बंधन ऊर्जा कैसे परिवर्तित होती है। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे कि जो B बार है अर्थात बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, B बार आपको याद रखना है, B बार क्या है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। बंधन ऊर्जा क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी BE अपॉन A, A क्या है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या, तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। बंधन ऊर्जा क्या थी, बंधन ऊर्जा थी एक नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। उसके बाद में जो B बार है, हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि जो B बार है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन है, वो द्रव्यमान संख्या के साथ घटती है। अब घटेगी कैसे, ये जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन है क्या आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है, क्या ग्राफ आपको ऐसे जाते हुए दिखाई दे रहा है कि हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ ऐसे डिक्रीज हो रहा है, नहीं। अर्थात जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो गलत है कि जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन है वो द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर घटेगी, नहीं घट रही, बढ़ रही है, ग्राफ में दिख रहा है कि बढ़ रही है। अर्थात ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या है कि द्रव्यमान संख्या के साथ पहले घटता है फिर बढ़ता है। अब ये जो द्रव्यमान संख्या है इसके साथ पहले घटेगा, तो यहाँ फिर से वही घटने वाली बात हो गई कि जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन है जो B बार है उसकी वैल्यू कम हो रही है। पहले ही बोल रहे हैं कि घट रही है, तो घट तो नहीं रही, हम देख पा रहे हैं ग्राफ में दिख रहा है कि जो हमें पीक्स मिल रहे हैं और ऐसे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन बढ़ रही है और यहाँ घटने की बात हो रही है, अर्थात जो ऑप्शन B है वो भी इनकरेक्ट है। इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं जो है द्रव्यमान संख्या के साथ पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो द्रव्यमान संख्या के साथ, द्रव्यमान संख्या A है, A के साथ बढ़ता है और उसके बाद घटता है, ये बात तो सही है क्योंकि ये जो ग्राफ हम देख सकते हैं कि पहले बढ़ रहा है और उसके बाद कांस्टेंट होते होते फिर कम हो गया। तो बंधन ऊर्जा के साथ पहले बढ़ेगा, सॉरी द्रव्यमान संख्या के साथ पहले बढ़ेगा। द्रव्यमान संख्या क्या है, यहाँ A है, तो जैसे जैसे हम A की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन पहले तो बढ़ रहे हैं, पहले हमें पीक्स प्राप्त हो रही है, अर्थात पहले कर्व ऊपर की ओर जा रहा है और उसके बाद Fe तक बढ़ता है। Fe तक हाईएस्ट होता है कितना, 8.7 क्या है, जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन है, किसके लिए, Fe के लिए, तो Fe तक हाईएस्ट रहता है, उसके बाद कम होने लगता है। अर्थात जो ऑप्शन C है कि पहले द्रव्यमान संख्या के साथ बढ़ता है और फिर घटता है, तो सेम यही चीज है, पहले द्रव्यमान संख्या के साथ बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन बढ़ी और उसके बाद ये घटना स्टार्ट हुई, कम होना, Fe तक हाईएस्ट होगी, Fe तक बढ़ती जाएगी और उसके बाद में घटना स्टार्ट होगी, उसके बाद में ये वैल्यू कम होना स्टार्ट होगी। चलिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं रहा, बढ़ तो रहा, हम देख पा रहे हैं कि बढ़ रही है, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन बढ़ रही है, तो बढ़ तो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ती जाएगी, हमें क्या ग्राफ ऐसा मिल रहा है कि ओनली बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम A का मान बढ़ा रहे हैं तो B बार की जो वैल्यू है वो हमें बस बढ़ती हुई मिल रही है, ऐसा तो नहीं है, पहले बढ़ रही है, पहले वैल्यू बढ़ रही है, उसके बाद में एक लाइन मिल रही है, मतलब हाईएस्ट पीक मिल रही है पहले और उसके बाद में एक लाइन जो डिक्रीजिंग है, जो कि कम होती जा रही है धीरे धीरे। अर्थात जो ऑप्शन D है वो भी गलत हो गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है C है द्रव्यमान
संख्या के साथ पहले बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का मान बढ़ता है और फिर घटता है। चलिए, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 15th क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के बीच बना वक्र। तो जो नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्या थी? बी बार। बी बार क्या है? बी बार है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। क्या है बी बार? बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। तो नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के बीच बना ग्राफ। द्रव्यमान संख्या ए क्या है? यहाँ द्रव्यमान संख्या। बीच बना ग्राफ निम्न प्रकार दर्शाया गया है, जहां ए, बी, सी और डी 4 नाभिक हैं। ए, बी, सी, डी हमें 4 नाभिक दिए गए हैं जो कि वक्र पर स्थित है। ये ए, बी, सी और डी 4 नाभिक है जो वक्र पर स्थित दिए गए हैं, जहां डी इस साइड है। अर्थात जो द्रव्यमान संख्या में सबसे छोटा नाभिक है वो कौन सा है? डी। उसके बाद में जो सी है, सी यहाँ हम देख सकते हैं स्टेबल वाला होगा। हम यहाँ पे सी को डॉटेड लाइन से दर्शा देते हैं कि यहाँ ये स्टेबल होगा। ठीक है। उसके बाद में जो बी है, बी की वैल्यू भी हम मान सकते हैं कि स्टेबल ही होगी, क्योंकि जो 30 से 130 था तो ऑलमोस्ट स्टेबल ही थी। उसके बाद में जो ए है, ए भी अनस्टेबल होगा, क्योंकि आगे जाते जाते अनस्टेबल हो जाता है और बंधन ऊर्जा का मान भी कम हो जाता है। इसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे कि जो सी है वो 2D में जाएगा। हमें यहाँ देखना क्या है कि जो नाभिक है, जो 4 नाभिक है हमारे पास ए, बी, सी और डी, वो वक्र पर स्थित हैं। वक्र पर स्थित तो हैं, और इनमें से कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी? तो ऊर्जा मुक्त कब होती है? जब स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, जब स्थायित्व की ओर नाभिक जाता है तभी ऊर्जा मुक्त होगी। तो ऊर्जा कब मुक्त होगी? जैसे कि यहाँ B से ये C में गया तो स्टेबल हुआ। तो जब स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, जब स्थायित्व को प्राप्त करता है कोई नाभिक, तभी ऊर्जा मुक्त होती है। और यहाँ ये C से D में जा रहा है, C से D में जा रहा है, स्थायित्व से अस्थायित्व की ओर, अस्थायी बनने की ओर ये जा रहा है। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट होगा? नहीं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि C पहले से स्थायी है, तो C स्थायी है तो अस्थायी क्यों होना चाहेगा? हर नाभिक स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। और उसके बाद में हम देखेंगे जो A है वो C की ओर जा रहे हैं। तो यहां तक तो ठीक था। अगर A C की ओर जा रहा है तो A क्या है? A अनस्टेबल है और वो C की ओर जा रहा है, C स्टेबल है। अर्थात A स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए पीछे की साइड जा रहा है यहां से। तो ये आंसर करेक्ट हो जाता, बट इसके साथ D भी है। A C और D की ओर जा रहा है, C प्लस D की ओर जा रहा है, अर्थात ये आंसर भी इनकरेक्ट है। इसके बाद अगला ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C क्या दिया है कि जो A है वो 2C की ओर जा रहा है, जो A है वो C की ओर जा रहा है, अस्थायी से स्थायित्व की ओर जा रहा है, अर्थात ये ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि जब स्थायित्व की ओर कोई नाभिक जाता है, कोई नाभिक अस्थायी है और वो स्थायी होना चाहता है, तो वो ऊर्जा मुक्त करेगा। तो A से C की ओर जाने पर ऊर्जा मुक्त होगी। तो हमें यही देखना है कि इनमें से कौन सी ऊर्जा मुक्त होगी। जहां ऑप्शन नंबर C है इसमें ऊर्जा मुक्त होगी। एक बार D भी देख लेते हैं कि B से C प्लस D में, अब B है, B से
ये C प्लस D में जाएगा। तो B से अगर C में जाता तो फिर भी ठीक है कि ये अस्थाई है, ये स्थाई होने के लिए C में जाएगा, पर ये B से C और D में जा रहा है। तो क्या ये आंसर करेक्ट है? नहीं है, ये आंसर इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहां हम लिख देते हैं क्योंकि स्थायित्व प्राप्त करने पर ऊर्जा मुक्त होती है। अर्थात जो ए नाभिक था वो अस्थायी था और वो स्थायित्व की ओर अग्रसर था, अर्थात सी की ओर अग्रसर था। इस वजह से ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे क्यू वैल्यू की। क्यू वैल्यू का मान हम निकालेंगे। जो क्यू वैल्यू है, क्यू मान है, हम देखेंगे कि हम कैसे फाइंड करते हैं। तो क्यू वैल्यू, हमने एक रिएक्टेंट लिया है और एक हमारे पास प्रोडक्ट है, एक अभिकारक है और एक हमारे पास उत्पाद है। तो इसमें हम क्यू वैल्यू कैसे फाइंड करने वाले हैं? क्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि जो मास ऑफ ए है, जो क्रियाकारक है, जो अभिकारक का द्रव्यमान है, उससे हम घटाएंगे किसे? उत्पाद के द्रव्यमान को। जब हम इनको घटाएंगे और सी स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्यू वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जब हमें अभिकारक और उत्पाद एक हमें अभिकारक दिया है और एक हमें उत्पाद दिया है, तो हमें इस प्रकार से लिखनी है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू कैसे लिखेंगे हम? क्यू इक्वल टू मास ऑफ ए माइनस मास ऑफ बी। यहाँ ए क्या है? रिएक्टेंट है, बी क्या है? प्रोडक्ट है, इंटू सी स्क्वायर। तो क्यू वैल्यू हम ऐसे निकालने वाले हैं। चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में हम देखेंगे तो जो क्यू वैल्यू है, क्यू वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं? जो अभिकारक है, जो रिएक्टेंट का मास है, उसमें से हम प्रोडक्ट के मास को जब घटाएंगे और इंटू सी स्क्वायर करेंगे तो हमें क्यू वैल्यू मिलने वाली है। अब जब हम अभिकारक का जो द्रव्यमान है उसको हम ज़्यादा रखेंगे उत्पाद के द्रव्यमान से। पहले हमने ज़्यादा द्रव्यमान ले लिया और वो कम द्रव्यमान में बन रहा है, तो क्यू वैल्यू ज़्यादा ही प्राप्त होगी। क्यू वैल्यू पॉजिटिव ही हमें मिलने वाली है। अर्थात यहाँ एम ए और एम बी है, दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? मान लेते हैं कि हमने यहाँ एम ए ग्रेटर देन एम बी लिया। अब हम मान लेते हैं कि जो एम ए है, एम ए हमने लिया 4, एम बी हमने लिया 2, तो हमें क्या वैल्यू मिली? 2 पॉजिटिव में है। और जब भी क्यू वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिलती है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो जब भी क्यू वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, जो एनर्जी होती है वो रिलीज होगी जब भी क्यू वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिलेगी। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जब भी हम जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट को जब हम कम रखेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट से, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, जो अभिकारक का द्रव्यमान है, उसे हम कम रखेंगे उत्पाद के द्रव्यमान से। तो हमने पहले ही द्रव्यमान कम ले लिया और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान अचानक से बढ़ गया। तो कैसे बढ़ सकता है द्रव्यमान? और द्रव्यमान अगर बढ़ भी रहा है तो हमें जो वैल्यू है, क्यू वैल्यू है, वो हमें नेगेटिव में मिलने वाली है। सपोज हमने पहले 2 लिया, जो अभिकारक है उसका द्रव्यमान हमने 2 सपोज किया, 2 है, और जो उत्पाद है उसका द्रव्यमान 4 है, तो हमें -2 वैल्यू मिल रही है। जो क्यू वैल्यू है वो हमें -2 मिल रही है। और जब भी हमें
Q वैल्यू, Q मान हमें माइनस में मिलता है तो जो एनर्जी है वो अब्जॉर्ब होगी। जब हमें Q वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, जो ऊर्जा है वो अवशोषित होगी। ठीक है, तो जब हमें Q वैल्यू नेगेटिव में मिल रही है तो ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बंधन ऊर्जा के रूप में हम Q वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बंधन ऊर्जा के रूप में हम कैसे निकालेंगे Q वैल्यू को। तो Q वैल्यू निकालने के लिए बंधन, एक बार हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। अब जब हम बंधन ऊर्जा निकालेंगे, बंधन ऊर्जा किसके रूप में, बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म्स में जब हम निकालेंगे तो ये कैसे आएगी। पहले हम लिख लेते हैं कि जो बंधन ऊर्जा थी, जो Q था वो यहाँ द्रव्यमान था Ma माइनस Mb, जो रिएक्टेंट का द्रव्यमान था, जो अभिकारक का द्रव्यमान था, और उत्पाद का द्रव्यमान, इन दोनों को जब हमने घटाया और इंटू C² किया तब हमें Q वैल्यू मिली। इनके द्रव्यमानों के फॉर्म में। इसके बाद में हम Q वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में निकालेंगे। तो कैसे होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट B है तो B की हम पहले बाइंडिंग एनर्जी लेंगे, उसके बाद में माइनस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो अभिकारक है उसकी बाइंडिंग एनर्जी, और जो उत्पाद है उसकी बाइंडिंग एनर्जी। इन दोनों को हम जब माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करने पर हमें Q वैल्यू मिल जाएगी। तो बंधन ऊर्जा के फॉर्म में जब हम निकालेंगे तो ये उल्टा होगा। यहाँ हमने पहले Q वैल्यू कैसे निकाली थी, द्रव्यमान के रूप में, जो उत्पाद का द्रव्यमान था, और जो उत्पाद का द्रव्यमान है और जो अभिकारक का द्रव्यमान, दोनों को जब हमने घटाया और C² किया तब हमें क्या मिली, Q वैल्यू। उसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी के रूप में उल्टा होगा, जो उत्पाद है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसे हम घटाएंगे अभिकारक की बाइंडिंग एनर्जी से, रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी से, तब हमें Q की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ भी हम मान लेते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी, पहले हम लिख लेते हैं if BeB बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट B। तो जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी से हम इसको घटाने वाले, किस बाइंडिंग एनर्जी से, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी है, प्रोडक्ट की बंधन ऊर्जा है, उसे हम रिएक्टेंट की बंधन ऊर्जा से जब घटाएंगे और इंटू C² करेंगे तब हमें Q वैल्यू मिलेगी इन फॉर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। इसके बाद हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि हम सपोज करते हैं कि जो if बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B is greater than to बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A, जो उत्पाद की बाइंडिंग एनर्जी है, उत्पाद की बंधन ऊर्जा है, वो अभिकारक की बंधन ऊर्जा से अधिक है। उत्पाद की बंधन ऊर्जा अभिकारक की बंधन ऊर्जा से अधिक है, ग्रेटर देन है। तो हमने माना कि इसकी वैल्यू है 8 और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A है, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 4। इसके बाद में हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B, तो B की वैल्यू 8 है, -4 करेंगे तब क्या मिलेगा, जब ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, 8 4 से ज़्यादा होता है, तो हमें क्या वैल्यू मिली, 4 पॉजिटिव है। तो Q वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तब क्या होता है, तब ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। देखा था हमने, जब Q
Q वैल्यू पॉजिटिव हो रही है तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा उत्सर्जित होगी या ऊर्जा मुक्त होगी। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि जब हमने माना कि इफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अर्थात अभिकारक की जो बंधन ऊर्जा है वो ज्यादा है किसकी बंधन ऊर्जा से? उत्पाद की बंधन ऊर्जा से। तो इसे हमने लेट किया कि ये छोटी है तो इसे हमने 4 मान लिया। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी इसे हमने 4 मान लिया और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए इसे हमने 8 मान लिया। अब हम क्या करेंगे? बी ई बी माइनस बी ई ए माइनस करेंगे दोनों को। 4 माइनस 8 कितना आएगा? माइनस का 4। तो Q वैल्यू जब हमें माइनस में मिलती है, जब Q वैल्यू हमें माइनस में मिल रही है, नेगेटिव में मिल रही है, तब क्या होगा? ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा अवशोषित होगी, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। Q वैल्यू नेगेटिव में मिलने पे क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? एनर्जी अवशोषित होगी, अब्सॉर्ब होगी। अब हमने अभी तक एक तरीके से ही समझा है इसको, हमने इसे एक तरीके से ही समझा है अभी तक। कैसे समझा है? कि जब Q वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम Ma माइनस Mb कर देंगे। जो अभिकारक का द्रव्यमान है उसे उत्पाद के द्रव्यमान से घटा देंगे और इंटू C² कर देंगे। और जब Ma की वैल्यू Mb से ज़्यादा है, जो अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान से ज़्यादा है, तो हमें Q वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। Q वैल्यू जब पॉजिटिव मिल रही है तो ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। उसके बाद में जब Q वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो ऊर्जा अवशोषित होगी। उसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी में उल्टा था। बाइंडिंग एनर्जी में क्या था? जो उत्पाद की बाइंडिंग एनर्जी है उससे हम घटाएंगे अभिकारक की बाइंडिंग एनर्जी से, अभिकारक की बंधन ऊर्जा से, इंटू C² करेंगे तब Q वैल्यू हमें मिलने वाली है। तो Q वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, यहाँ छोटी सी मिस्टेक है, एक बार इसे इरेज कर लेते हैं। हमें यहाँ E नहीं लिखना है, हमें यहाँ ब्रैकेट ही बनाना है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B है, B क्या है? यहाँ उत्पाद है। उत्पाद की जो बंधन ऊर्जा है वो अभिकारक की बंधन ऊर्जा से हम घटाएंगे और इंटू C² करेंगे तब हमें Q वैल्यू मिलने वाली है। अब जब हम बाइंडिंग एनर्जी को किसकी? उत्पाद की जो बंधन ऊर्जा है उसे हम अधिक करेंगे किससे? अभिकारक की बंधन ऊर्जा से। उत्पाद की बंधन ऊर्जा को हम अधिक कर रहे हैं किससे? अभिकारक की बंधन ऊर्जा से, रिएक्टेंट की बंधन ऊर्जा से। तो वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिलने वाली है जिससे ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि जब उत्पाद की जो बंधन ऊर्जा है वो कम है अभिकारक की बंधन ऊर्जा से, तब क्या होगा? Q वैल्यू नेगेटिव में आएगी, अर्थात ऊर्जा क्या होगी? अवशोषित होगी। ऊर्जा अवशोषित होगी, ऊर्जा अब्सॉर्ब होगी। इसके बाद में हम एक और तरीके से समझते हैं इसको। एक और तरीके से हम कैसे समझेंगे कि पहला केस ले लेते हैं, जब Ma इज ग्रेटर देन टू Mb, तो हम कर लेते हैं Ma माइनस Mb इज ग्रेटर देन 0। तो जब भी 0 से बड़ी वैल्यू प्राप्त हो किसकी? Ma माइनस Mb, जो उत्पाद का जो द्रव्यमान है, उत्पाद का जो द्रव्यमान है उसे हम घटाएंगे अभिकारक के द्रव्यमान से। ये वैल्यू जब 0 से हमें बड़ी प्राप्त हो रही है, जब 0 से बड़ी प्राप्त हो रही है तो जो Q वैल्यू है उसका मान पॉजिटिव मिलेगा जिससे ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। इसके बाद हम दूसरा केस देखते हैं, जब Ma जो अभिकारक का द्रव्यमान है, अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान से कम है, तो Ma इज लेस देन टू Mb, तो Ma
माइनस mb कर लेते हैं हम, और जो कि लेस देन नहीं होगा 0 के। तो जब 0 से छोटी वैल्यू मिले, 0 से छोटी वैल्यू अगर हमें मिल रही है तो क्या होगा, ऊर्जा अवशोषित होगी, अवशोषित होगी, ऊर्जा अब्सॉर्ब होगी। इसके बाद में हम यहां देखते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ क्या होगा, BEB माइनस BEA, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसके बाद में सेकंड क्या था, जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, वो लेस देन होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अभिकारक की जो बंधन ऊर्जा है वो अधिक होगी किससे, उत्पाद की बंधन ऊर्जा से। तो हम क्या लिख सकते हैं, BEB माइनस BEA इज लेस देन टू 0। और जब 0 से छोटी वैल्यू हमें मिलेगी तब क्या होगा, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, अब्सॉर्ब होगी अर्थात अवशोषित होगी, अवशोषित होगी। इसके बाद में हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं जहां 3Li7 है, नाभिक का द्रव्यमान है, नाभिक का द्रव्यमान है क्या है, 3Li7, 3Li7 नाभिक का द्रव्यमान 0.52 U कम है इसके न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान से, अर्थात इसके जो न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान है वो ज्यादा है किससे, नाभिक के द्रव्यमान से। हम ये चीज तो जानते ही हैं, द्रव्यमान क्षति में भी हमने देखा था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन दोनों के द्रव्यमानों का जब हम योग करते हैं, इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़कर हम एक नया जो नाभिक बनाते हैं उसका द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमानों के योगों से कम मिलता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योगों से हमें कम मिलता है। तो यहाँ हमें कितना कम मिल रहा है, 0.042। तो 0.042 क्या है, यहाँ द्रव्यमान में आई कमी है, और द्रव्यमान में आई कमी को ही हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति को हमने कैसे डिनोट किया था, मास डिफेक्ट को हमने कैसे डिनोट किया था, डेल्टा M से। डेल्टा M क्या था, द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट था यहाँ। तो यहाँ पहले जो दिया गया है वो लिख लें, पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो दिया गया है वो लिखेंगे। जो 3Li7 नाभिक का द्रव्यमान 0.042 कम है, 0.042 लेस देन है इसके न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमानों के योग की तुलना में। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन B बार 3Li7 के लिए कितनी होगी। तो हमें बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन ज्ञात करनी है। अब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन हम कैसे ज्ञात करते हैं, B बार ज्ञात करने के लिए पहले हमें BE ज्ञात करना होगा, बाइंडिंग एनर्जी ज्ञात करना होगा। बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे ज्ञात करेंगे, डेल्टा M इंटू C²। और यहाँ डेल्टा M जो द्रव्यमान में आई कमी है, जो द्रव्यमान में आई क्षति है, उसे कितना दे रखा है, 0.042 U। U यहाँ क्या है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। U क्या है, U इक्वल्स टू 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू क्या थी, जिसकी वैल्यू भी हमें याद है 1.66 इंटू 10⁻27। ये भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हमें ये याद है कि जो B बार है, B बार क्या है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन है। और B बार को हम ज्ञात कैसे करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन A। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बंधन ऊर्जा, और A क्या है यहाँ द्रव्यमान संख्या। तो साइड में हम लिख भी लेते हैं, BE क्या है, बंधन ऊर्जा है, और A यहाँ क्या है, द्रव्यमान
संख्या है। इसके बाद में जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। जो द्रव्यमान क्षति है, जो द्रव्यमान में आई कमी है, वो हमें 0.042 U दे रखी है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। जो द्रव्यमान में कमी आई है डेल्टा M से हम उसे डिनोट करते हैं, जो कितनी है 0.042 U। यहाँ U क्या है, U इक्वल्स टू 1 AMU। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हमने पढ़ा था अच्छे से। इसके बाद में हमें बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। हम बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन के लिए B बार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें BE ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हमें बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी होगी। तो बंधन ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे? बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। अब डेल्टा M की जो वैल्यू है, जो डेल्टा M की वैल्यू है वो हमें क्या दे रखी है 0.042 U, तो लिख लेते हैं 0.042 U इंटू सी स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो U है, U को हम 1 AMU लिख सकते हैं ना, तो 0.042 इंटू 1 AMU इंटू सी स्क्वायर। अब ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 AMU इंटू सी स्क्वायर, 1 AMU इंटू सी स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमें एक डायरेक्ट वैल्यू मिलती है, जो कितनी है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, वो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। डायरेक्ट वैल्यू क्या है 0.042 इंटू डायरेक्ट वैल्यू क्या है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ हम पहले इन ऑप्शंस में देखेंगे कि सब में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमने यहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हमें मिल गया। तो बस अभी हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन जब हम करेंगे, तो कितना 3.93 23 3.39.32। तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है। सबसे पहले हम करते हैं जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जब हम पीछे लेके जाएंगे, जब 0.042 है, यहाँ पॉइंट को हम दो संख्याओं के पीछे लेके जाएंगे तो 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। और इसके बाद 931.5 है, इस पॉइंट को हम दो संख्या आगे ले जाते हैं तो कितना होगा 9.315 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2। तो ये भी लिख लेते हैं। कितना आया हमारे पास 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 9.315 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 2। अब जो प्लस का 2 और माइनस का 2 है, इसे हम कैंसिल कर देंगे। जो प्लस का 2 है और माइनस का 2 कैंसिल क्यों होंगे, 10। जो आधार है वो तो सेम है, तो पहले -2 है और ये +2 है, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 10 की घात क्या हुआ, -2 + 2 10 की घात 0, जो कि होता है 1। किसी भी संख्या, किसी भी नंबर की घात जब 0 हमें प्राप्त होती है, जब हमें 0 प्राप्त होती है, मतलब उसकी वैल्यू 1 है। इतना क्लियर हुआ। और साइड में हम क्या लेके चल रहे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके बाद में हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 39.32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये हमें किसकी वैल्यू मिली है, बाइंडिंग एनर्जी की, बंधन ऊर्जा की, बंधन ऊर्जा की वैल्यू मिली है। अब कुछ बच्चे यहाँ देख के बोल देंगे 39 है, पॉइंट को आगे भेज देते हैं तो 39 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर है। नहीं, ये आंसर करेक्ट नहीं है।
हमें अभी सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी मिली है, हमें सिर्फ अभी बंधन ऊर्जा मिली है। हमें क्या चाहिए? बी बार, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। तो बी बार हम कैसे निकालेंगे? अभी हमने देखा था बी बार कैसे निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए करके। जो बंधन ऊर्जा है उसे हम जब द्रव्यमान संख्या से भाग देते हैं तब हमें बी बार मिलता है, तब हमें बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन मिलती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? बी बार की वैल्यू निकालेंगे। ये तो हमें बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू तो मिल गई, बाइंडिंग एनर्जी की ये वैल्यू है। अब हम निकालेंगे बी बार की वैल्यू, जो क्या है? बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? 39.32 और ए। अब आप बताइए ए की वैल्यू क्या है? हमें लिथियम दे रखा है 3Li7 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3Li7। और यहाँ 3 क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है, लिथियम का सिंबल Li है, और 7 क्या है? 7 इसकी द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या ए की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 अब हम यहाँ रखने वाले हैं। क्या करेंगे? हम यहाँ 7 रखेंगे और इसके बाद में हमें वैल्यू मिलेगी 5.6 के अप्रोक्सीमेट मिलेगी वैल्यू, 5.6। और साथ साथ में क्या चल रहा था? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फाइनल आंसर है, जो फाइनल वैल्यू है, हमें क्या प्राप्त हुई? बी बार हमें क्या मिला? 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ हम ब्रैकेट बना लेते हैं, ये हमारा आंसर मिल गया। और ये कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर करेक्ट है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ZXA नाभिक का द्रव्यमान MAZ है। MAZ द्रव्यमान है किसका? ZXA एक नाभिक, हमें एक परमाणु दिया है, सॉरी, ZXA एक परमाणु है। ZXA से निरूपित करते हैं ना हम परमाणु को, और उसका भी नाभिक है, ZXA का नाभिक है जिसका द्रव्यमान है MAZ, जिसमें मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा मास ऑफ न्यूट्रॉन, और जहां U क्या है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर इकाई का है, तथा बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा को प्रदर्शित करता है जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बंधन ऊर्जा के लिए पहले हम बंधन ऊर्जा की जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे प्राप्त करते हैं? हमने अभी लिखा है बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू, बाइंडिंग एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं हम? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और डेल्टा एम की वैल्यू क्या आती है? जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस MAZ, और जब इंटू सी स्क्वायर कर देंगे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी, और सी स्क्वायर से इंटू नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या? डेल्टा एम मिल जाएगा। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब डेल्टा एम की वैल्यू क्या देखी थी हमने? डेल्टा एम इक्वल टू जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस MAZ, जहां Z क्या है? Z प्रोटॉनों की संख्या है, A माइनस जेड न्यूट्रॉनों की संख्या है, Mn न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान है, Mp प्रोटॉनों का द्रव्यमान है, MAZ जो नया नाभिक बना है उसका द्रव्यमान है। चलिए ये भी समझ आ गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके बाद में हम वैल्यू रखेंगे। तो जो बाइंडिंग एनर्जी है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस MAZ, ये वैल्यू किसकी है? डेल्टा M की, और इंटू सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमें मिलनी चाहिए। ये इक्वेशन हमें इनमें से कहाँ मिल रही है वो हम देखेंगे अब। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है? MAZ इक्वल टू जेड मास ऑफ प्रोटॉन और A माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस BE।
तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये थोड़ा हमें घुमा के दे रखा है कि बाइंडिंग एनर्जी को हम साइड में ले गए और जो MaZ है नए नाभिक का द्रव्यमान है उसको दूसरे साइड में लेके आ गए, उस टाइप से दे रखा है। तो हम पहले वाला लिखते हैं। पहले वाला क्या है, पहला ऑप्शन MaZ इक्वल टू Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस BE। यहाँ इनकी वैल्यू हम कैपिटल में लिख लेंगे बाद में। अब यहाँ पे जब हम बाइंडिंग एनर्जी को इस साइड लेके जाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव में हो जाएगी और ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, बट इसमें C² मिसिंग है। C² भी होना चाहिए था। C² के बिना बाइंडिंग एनर्जी कैसे बनेगी, एनर्जी बिना C² के कैसे बनेगी, हम जानते हैं E = mc², तो बिना C² के एनर्जी बनेगी नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर A इनकरेक्ट है। इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करते हैं। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि कैपिटल MP लिख लेते हैं, कैपिटल MP। थोड़ा ठीक से लिखते हैं, आप लोगों को फिर समझ नहीं आएगा, उसके बाद फिर से डाउट आने वाले हैं, इसलिए पहले ही हम अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बाद में हम जो अदर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B ये करते हैं, MaZ इक्वल टू Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस बाइंडिंग एनर्जी अपॉन C²। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी को इस साइड भी लेके आए तो बाइंडिंग एनर्जी माइनस में जाने वाली है, बाइंडिंग एनर्जी माइनस में चली जाएगी और ये यहाँ प्लस में आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में भी हमें बता रखा है कि हमें घटाना है, जो नया नाभिक बना है उसके द्रव्यमान को हम घटाएंगे तभी तो हमें द्रव्यमान क्षति मिलेगी, ठीक है। अर्थात ये जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है कि MaZ, ये ऑप्शन सही होने वाला है। MaZ, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में चला जाएगा, प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस बाइंडिंग एनर्जी अपॉन C²। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्लस में नहीं, ये नेगेटिव में है। इस ऑप्शन में देखिए यहाँ ये नेगेटिव में है। अब जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, पॉजिटिव में जाने वाली है बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी को हम यहाँ ला रहे हैं इस नए नाभिक के द्रव्यमान की जगह, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन C², पूरी वैल्यू हम यहाँ ला रहे हैं। और अब हम यहाँ सेम रखेंगे। एक मिनट, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं, बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं कि MaZ इक्वल टू Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी अपॉन C²। फिर हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी को हम इस साइड लेके आते हैं इक्वल टू के, तो माइनस में है तो बाइंडिंग एनर्जी प्लस में हो जाएगी। फिर ये वैल्यू सेम रखना स्टार्ट करते हैं और M को हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल MaNZ। तो ये हमें बंधन ऊर्जा का प्राप्त हो। C को भी हम भेजेंगे, पहले हम C को भेज देते हैं, C को भी दूसरी साइड भेज देंगे। चलिए ये भी कर देते हैं, C को दूसरी साइड भेज देते हैं। C को भी इस साइड भेजा तो हमें क्या मिलेगा, बाइंडिंग एनर्जी, भी अच्छे से लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस MaZ, और साथ में इंटू क्या होगा, इंटू C²। C² यहाँ भाग में था और यहाँ एक गुणे में चला जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देते हैं।
और ये हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास यही समाप्त होती है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड आज की वीडियो अगर आपको समझ आई और अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जो RNM अकेडमी ऐप है आप उसे भी डाउनलोड करें। टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ भी आप ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है, तो आप RNM अकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम से भी जुड़िए। थैंक यू।